आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सूरत से, गुजरात से इस वक्त जो है राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट, उन्हें 2019 के हद की इज्जत मामले को लेकर जहां गुजरात के सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरत के अंदर उन्हें बुलाया गया था एक मामले को लेकर, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने हद की इज्जत जो मामला दर्ज हुआ था, उस सिलसिले में आज उन्हें वहां बुलाया गया था, जिसके साथ ही अब सूरत गुजरात के अंदर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और उसके साथ साथ ही फैसला उन्हें कसूरवार ठहराया गया। जहां इलेक्शन के दौरान साल 2019 में इलेक्शन के दौरान, इंतखाबात के दौरान उन्होंने बयान जारी किया था वजीर आजम के खिलाफ, और उसके साथ साथ ही आज उन्हें अदालत में हाजिर होना था और हाजिर होने के बाद ही वहां अदालत ने अपना फैसला सुनाया और फैसला सुनाते ही राहुल गांधी को कसूरवार ठहराया गया, जिसके साथ ही उन्हें 2 साल की कैद और उसके साथ साथ ही जमानत भी मिली है बाद में राहुल गांधी को। तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं राहुल गांधी के मामले को लेकर, जहां आज सूरत के अंदर उन्हें अदालत के अंदर पेश होना था, कसूरवार ठहराया गया और सजा भी सुनाई गई थी, उसके साथ साथ ही उनकी जो जमानत है वो भी मंजूर हुई है? बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर है गुजरात से, सूरत कोर्ट से, जहां पर सूरत कोर्ट के अंदर आज राहुल गांधी की पेशी थी। 2019 में उन्होंने बयान एक ऐसा दिया था जिस पर डेफेमेशन केस उन पर था, लेकिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की न सिर्फ पहले सजा सुनाई, बल्कि साथ ही साथ चूंकि उनने बेल एप्लीकेशन भी उनके वकील की तरफ से मूव की गई, तो मोदी सरनेम का जो केस था, ये जो उन पर एलिगेशन लगे थे और उसके बाद 2019 के बाद से अब तक मामला चलता आ रहा था, उसमें उनकी पेशी थी। जमानत भी साथ साथ उनको मिल गई है, तो कानूनी तौर पर एक झटका भी राहुल गांधी के लिए, लेकिन राहत की बात ये कि उनको जमानत इस वक्त मिल गई है। मगर बड़ी डेवलपमेंट ये इस वक्त हो रही है कि राहुल गांधी की जो इस वक्त जो मेंबरशिप है पार्लियामेंट की, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं वायनाड से, तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर भी कार्रवाई हो, वो भी खत्म हो सकती है 2 सालों के लिए, तो वो एक बड़ा झटका राहुल गांधी के लिए हो सकता है। लेकिन ये जो केस है, थोड़ा सा पीछे भी हमें इसके लिए जाना होगा। 2019 में जब लोकसभा के इंतखाबात मुल्क के अंदर हो रहे थे, उस वक्त ये सारी सूरत हाल बनी थी, और इस सिचुएशन में जब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लीडरान की तरफ से रैलियां की जा रही थी, प्रोग्राम्स किए जा रहे थे, तो उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया था और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा भी राहुल गांधी हैं, तो एक मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था, हित के इज्जत केस था, डिफेमेशन केस था, और मकामी अदालत में जहां पर आज उनको पेश होना था, पहले से अदालत ने उन्हें इस डेफेमेशन केस का मुजरिम करार दिया। थोड़ी देर बाद बहस होती रही और जिसके बाद सजा का भी ऐलान हुआ। ये मामला उस वक्त सामने आया था जब 2019 में वो गुजरात के अंदर रैली कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने सरकार को, वज़ीर आज़म को हत्फ़े तनकीद बनाते हुए कहा था कि मोदी से मुतल्लिक जो तबसरा था उस पर आज जो सजा हुई गुजरात। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे, अगर 2024 की हम बात करेंगे इंतखाबात के बाद में, उससे कबल ही क्या राहुल गांधी की जो मेंबरशिप है एज ए पार्लियामेंट मेंबर वो मनसूख करने की भी जो खबरें गश्त कर रही हैं इस वक्त, अगर ऐसा हो सकता है तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा ये?
देखिए, कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी बहुत बड़ा झटका होगा। अभी तो जमानत उन्हें मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हुआ है। बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित जो है वो इसको इस एतबार से भी देख रहे हैं कि 2024 से पहले ये सबसे बड़ा और शदीद झटका हो सकता है, क्योंकि बयान तो उन्होंने उस वक्त दिया था जब उन्होंने गुजरात के अंदर कहा था कि चोरों का एक ही नाम मोदी क्यों है, सवालिया अंदाज में कहा था। लेकिन ये तबसरा जो था वो कहीं ना कहीं जो हिजब इख्तिलाफ थी यानी बीजेपी थी उनको सही नहीं आया था, तो उस वक्त उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। इस केस में अभी ये तवक्कुआत भी की जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो है कार्रवाई होगी। और ये जो मेंबरशिप का मामला है, अगर ये 2 सालों के लिए कैंसिल होती है तो उसका मतलब 2024 में भी उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। वो इंतखाबात का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, जिसको तकरीबन 1 साल से कम का अरसा भी रह गया है। आइंदा मई जून तक आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर नई सरकार आम इलेक्शंस के बाद बनेगी। तो उन जनरल इलेक्शन से पहले 2 एतबार से बड़ा झटका पॉलिटिकली भी, जहां कांग्रेस खुद भी स्ट्रगल मुल्क के अंदर कर रही है, और उसके बाद वो लीडर अगर उस पर बैन लग जाता है जो पूरे मुल्क के अंदर मुल्क को जोड़ने की और नफरत को मिटाने की, नफरत की दुकान बंद करने की और पार्टी को दोबारा रिवाइव करने की, और हिजब इख्तिलाफ को जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि तमाम जमातों को एक स्टेज पर लाकर सारे बीजेपी के खिलाफ हों, वो लीडर अगर जेल चला जाता है, सजा तो सुनाई गई, हालांकि अभी राहत तो उनके जरूर मिली है, लेकिन अगर बैन किसी तरीके से लगता है या मेंबरशिप उनकी मंसूख कर दी जाती है तो ये बहुत बड़ा झटका न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि साथ ही साथ हिजब इख्तिलाफ के लिए, जो इकट्ठे होने की कोशिशें 24 के आम इंतखाबात से पहले आखिर पर आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस की जानिब से जो जरा के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मुल्क के अंदर काफी मशहूर हुए हैं और एक खास उन्होंने एक छवि बनाई थी मुल्क के अंदर, उनका मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 इलेक्शन के लिए, आम इंतखाबात के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जिसको लेकर आज वो इसे सियासी इंतकामगिरी करार दे रहे। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस का अभी जो बयान भी आया, उन्होंने फिर से यही इल्जाम लगाया है कि ये सिर्फ बदला लिया जा रहा है, और बदला इसलिए क्योंकि जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक रैली हुई उस दौरान जो राहुल गांधी में मैच्योरिटी, जो मुलाकातों का सिलसिला, तमाम लोगों को साथ लेकर चलना, उससे हिजब इख्तिलाफ को नुकसान पहुंचा है, या इसको वोट बैंक के साथ भी कांग्रेस भी जोड़ रही है। और कई पॉलिटिकल पंडित्स का ये भी मानना है, या जो इस पर तबसरा वो इस तरीके से भी करते हैं कि आमतौर पर जिस तरीके से दलाइल पेश किए गए यात्रा को लेकर, जिस तरीके से कोई उल्टा सीधा कोई बयान नहीं दिया गया, कोशिश ज्यादा हुई कि पॉजिटिविटी के साथ लोगों के साथ डोर टू डोर जाकर ये जो कैंपेन चली थी या जो यात्रा थी उसमें लोगों के साथ जुड़ा जाए, तो उसके बाद नेचुरली जो है थोड़ा सा नुकसान भी कुछ पार्टियों को उठाना पड़ा है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस यात्रा की वजह से, यानी कांग्रेस को छोड़कर। तो वो एक उनकी छवि बेहतर होना या मैच्योरिटी का एक सबूत उनकी तरफ से दिया जाना शायद हो सकता, ये भी मुमकिन हो। पॉलिटिकल पंडित इसको इस तरीके से भी देख रहे हैं कि वो जो चीज सामने आ रही है कहीं ना कहीं वो कुछ पार्टियों को रास ना आने की सूरत में उनके खिलाफ ये केस मजीद आगे बढ़ेगा। और ये कार्रवाई आप देखेंगे कि ऐवान के अंदर भी इस पर पहले, अभी लंदन वाले बयान पर भी हंगामा था, लेकिन उससे पहले इस पर भी है, क्योंकि किरण रिजिजू जो कानून मरकजी वज़ीर कानून है, उनका भी बयान आ गया है। वो भी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बयानात से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है या पार्टी डूबी है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से राय रखना या पार्टियों की तरफ से रिएक्शन आना, अभी मुश्किलें भी बढ़ेंगी, बयानात भी काफी ज्यादा आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की तरफ से पिछले 1, 1.5 या 2 वर्षों में सरगर्मियां अंजाम दी गई हैं, बयानात पे कम, ग्राउंड पे ज्यादा काम किया है, तो उसका भी असर कुछ लोग मानते हैं कि देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद, तफसीलात फराहम करे थे राहुल गांधी के हवाले से, जहां सूरत अदालत के डिस्ट्रिक्ट अदालत के अंदर उन्हें आज जो मामले के उन्हें अदालत में पेश होना था, जो हद की इज्जत मामला उसके खिलाफ दर्ज हुआ था, उसमें पेश हुए थे, और उसके साथ साथ ही अदालत ने अपना फैसला सुनाया, और अदालत ने जहां उन्हें 2 साल की पहले कसूरवार ठहराया, उसके साथ 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में उनकी जमानत भी मंजूर हुई है, क्योंकि राहुल गांधी ने साल 2019 के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसको लेकर ये मामला सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये मामला दर्ज हुआ था। बढ़ते आगे बात जरा माह रमजान की भी करते हैं। आलमी इस्लाम पर माह मुबारक की रहमतों का नज़ूल शुरू हो चुका है। सऊदी अरब, फलस्तीन, गजा, टर्की समेत यूरोपीय ममालिक में आज माह मुबारक रमजान का पहला रोजा है, और गुज़श्ता रात मसाजिद में तरावी के रूह परवर इज्तिमात हुए। सऊदी अरब में आज पहला रोजा है। खाने काबा में माह मुबारक की पहली तरावी अदा की गई है। मलेशिया और इंडोनेशिया में भी चांद का ऐलान हुआ तो कदमों ने मसाजिद की राह ली है। बांग्लादेश, भारत में यकम रमजान कल से होगा, ताहम बाजारों में रमजान की तैयारियों का माहौल बन चुका है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी रमजान और मुबारक के तमाम रोजे रखने के लिए
पुरज़म है। मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कतर, तुर्की और जापान समेत यूरोपीय ममालिक में भी माह मुबारक का पहला रोजा है। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में नमाज तरावी अदा की गई हैं, जबकि सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हुआ, जिसमें 10 लाख से जायद ज़ायरीन ने शिरकत की। मस्जिद हराम में आमद रफ्त को मुनज़्ज़म और महफूज बनाने के लिए रूट्स की तंजीम नौ की गई है। हिंदुस्तान में पहला रोजा 24 से यानी कि कल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा। उसके साथ साथ ही बांग्लादेश और भारत में कल चांद नजर नहीं आया है। बांग्लादेश की चांद देखने वाली नेशनल कमेटी ने ऐलान किया कि बांग्लादेश में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया और कल रमजान मुबारक का पहला रोजा होगा। जम्मू कश्मीर में अगरचे उलमाओं ने ऐलान किया था कि रमजान का चांद नजर नहीं आया, तब पाकिस्तान में चांद के देखे जाने के बाद ही ऐलान के साथ जम्मू कश्मीर के मुत्तदिद इलाकों में रमजान शुरू हो चुका है और आज वहां पर पहला रोजा है। बढ़ते आगे, बात जरा उधमपुर की करते हैं। पैंथर्स पार्टी का आज यौम तअसीस है। प्रोग्राम के दौरान अपोजिशन जमातों एक मीटिंग मुनक्कद हो रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के सदर वकार रसूल और दीगर लीडरान की शिरकत मुतवक्का है। करीब 12 से 12:30 बजे के करीब यह मीटिंग मुनक्कद होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर कई अहम मामला पर आज इस मीटिंग में तबादुल ख्याल किया जाएगा। जहां पैंथर्स पार्टी आज यौम तअसीस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ से अपोजिशन जमातों की एक बार फिर उधमपुर के अंदर वो पैंथर्स पार्टी के सरबराह हरीशदेव सिंह की सरबराही में मीटिंग होगी। फारूक अब्दुल्ला उसमें शामिल होंगे। वकार रसूल और दीगर भाजपा को छोड़कर जितनी भी जमातें हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं। ताहम ये भी देखना होगा कि कौन कौन सी जमातें इसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन जो माना जाता है कि कुछ अपोजिशन जमातों के लीडरान इसमें शिरकत कर रहे हैं। जहां पर मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स और SSB के साथ साथ एपटेक का जो मामला है उस पर बात होगी और उसके साथ साथ ही जो डिमोलिशन ड्राइव जम्मू कश्मीर के अंदर उस पर भी बात की जा रही है। जाने की तवक्का है। ये 12 से 12:30 बजे के करीब मीटिंग शुरू होगी। तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं उधमपुर, जहां हमारे साथ है गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे किशोर शर्मा। किशोर, क्या कुछ अपडेट है? क्या मीटिंग शुरू हुई है? कौन कौन मीटिंग में शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह से आज जो है पैंथर्स पार्टी की तरफ से जो है वो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, आपको बता दूं कि उसी पंडाल के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं और तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो लोगों का यहाँ पे आना जो है वो शुरू हो गया है और काफी संख्या में जिस तरह से ये हर्षदेव सिंह जी द्वारा ये कहा गया था कि ये बड़ी रैली हो सकती है और यहाँ पे जो विपक्ष के जो है वो नेता यहाँ पे आ सकते हैं। अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 12:30 बजे के करीब जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस पार्टी के संबोधन में यहाँ पे आ सकते हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के भी जो प्रधान है जम्मू कश्मीर के, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हैं। ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये गांव से जो लोग आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो रैली है, जिस तरह से आए दिन आपने साफ देखा होगा कि लोगों में एक एहतजाज था। प्रॉपर्टी टैक्स की मैं बात करूं या JKSS की, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, लोगों में, नौजवानों में था और उसी का चलते हुए आज जो है एक मंच पे जो है वो विपक्ष के जो नेता है वो देखने को मिलेंगे। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे भी लाइव सीधा बात करेंगे। पहला सवाल यही रहेगा कि आम आदमी को कुछ ही दिन जो है पहले अलविदा हर्षदेव जी द्वारा कहा गया और ताश की पत्ते की तरह जो थी पैंथर्स पार्टी बिगड़ी गई थी। अब क्या लगता है एक बार फिर से जो है स्टैंड हो पाएगी? देखिए, इसमें साफ तौर पे मैं आपको कहूं कि जब से पैंथर्स पार्टी को छोड़कर हमारे जो नेता जो चले गए थे, कोई आम आदमी पार्टी में, कोई किसी अन्य दल में शामिल हो गए, तो लोगों के अंदर एक असमंजस की जो स्थिति बनी हुई थी। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त एक बहुत बड़े, मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल क्रंच से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो लोकल जो असेंबली के चुनाव यहां पर नहीं हुए 2014 के बाद, और लोगों को काफी सारी समस्याएं हैं। और जिस तरह से ये सरकार जो लगातार जो अपने काले कानून जो है एक करके लोगों पे थोप रही है, उसे ही देखते हुए एक लोगों की तरफ से एक प्रेशराइज किया गया हमारे जो नेता है हर्षदेव सिंह जी को कि आप दोबारा आइए और जहां की जम्मू की जो रीजनल और लोकल जो पार्टी थी उसे आप दोबारा रिवाइव कीजिए। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों का जन समूह आज की इस रैली में उमड़ा है, ये अपने आप में एक, मैं कहता हूं कि एक सबूत है और एक आई ओपनर है उन पार्टीज के लिए कि जो अपने दलखम से लोगों की आवाज को दबाने का जो प्रयास कर रही है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज जो जम्मू कश्मीर की जनता है वो एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर निकल चुकी है। और ये एक इंकलाब की शुरुआत है उस सरकार के खिलाफ जो सिर्फ और सिर्फ
जुल्म और अपनी दादागिरी से लोगों के हकों का जहां पर हनन करना चाहती है। विपक्ष के कौन कौन से ये नेता यहाँ पे एक मंच में आज दिखाई देंगे? देखिए, उसमें जो हमारी स्टेट के जो भूतपूर्व सीएम रहे हैं और मौजूदा एमपी डॉक्टर फारूक साहब आ रहे हैं, रमन बल्ला जी भी शिरकत कर सकते हैं, कांग्रेस प्रदेश हालांकि जो बकार रसूल जी हैं वो भी यहाँ पर, उनके भी आने का प्रोग्राम है, और भी जो भी यहाँ जैसे ही प्रोग्राम होगा तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल, देखिए गौर साहब, जिस तरह से इनकी तरफ से ये कहा और काफी जो कार्यकर्ताओं में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हैं और जहां जहां तक आपकी गौर साहब नजर जाएगी वहां तक आपको इस तरह का जो लोगों का जल सैलाब जो है वो देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं हमने ये साफ तौर पर देखा है, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की मैं बात करूं या JKSS की मैं बात करूं, नौजवान भी कहीं ना कहीं यहां पे जनसंख्या में यहां पे पहुंचने वाले हैं और जिस तरह से कुछ ही घंटे के बाद डॉक्टर फारूक दुले की मैं बात करूं या लगभग विपक्षों की मैं बात करूं तो एक मंच पे जो है वो दिखाई देंगे। जी गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर शर्मा आपका। ये थे उधमपुर से ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम करे थे। आज पैंथर्स पार्टी जहां अपना यौम तहसीस मना रही है, वहीं दूसरी तरफ से आज अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग मुनक्कद होगी और उसके साथ साथ ही उस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और माना जाता है कि कांग्रेस के लीडरान भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और दीगर जमातें जो इसमें शिरकत कर रही हैं। आपको बताते चले कि जम्मू में भी इससे कबल एक अपोजिशन जमातों की मीटिंग हुई है, उसके बाद ही एक वफद दिल्ली के अंदर उन्होंने अपोजिशन जमातें जो कौमी नेशनल जमातें हैं उनके साथ ही मीटिंग की है और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों से भी उनकी मुलाकात हुई थी। और कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने आज शाम अपोजिशन लीडरों का इजलास तलब किया है। इस इजलास को लोकसभा इंतखाबात से कबल आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मुतालबा करने के लिए अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की मशक के तौर पर देखा जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों शरद पवार समेत कई दीगर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दुरुस्त होनी चाहिए और उनकी अफादियत पर किसी भी शकूक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दूर करना चाहिए ताकि आम इंतखाबात की शफाफियत पर किसी तरह का सवाल न उठे। कांग्रेस की जानिब से कहा गया था कि ईवीएम के ताल्लुक से हम ख्याल जमातों के साथ इत्तेफाक राय कायम किया जाएगा, उसके बाद ही अगर कमीशन ने इस मौजू पर जवाब नहीं दिया तो वह अदालत से रुजू करेंगे। माहिरीन के मुताबिक चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। अब 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के मुज़ाकरात के दरमियान शरद पवार ने हम ख्याल अपोजिशन जमातों के लीडरों को मुश्तरका मफादात और ईवीएम शकूक और शबहात और बहुत से दीगर मसाइल पर बात करने के लिए मदऊ किया है। जराये के मुताबिक ये इजलास शाम 6 बजे मुनक्कद होगा। श्रीनगर के ख्याम इलाके में दुकानदारों और मकामी लोगों ने शिकायत की है कि अगरचे चंद साल कबल सड़क की कुशादगी की गई है, ताहम अभी तक सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से सड़क की हालत काफी खस्ता हो गई है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि वहां पर दुकानदारों का कारोबार भी मुतासर हो रहा है। उन्होंने अब LG इंतजामिया से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि उनके मसाइल का हल हो सके। यथ गई रोड वाइडनिंग, यथ गई 15 वरी थोक ये त्रो पन चाहे क्या दित क्या नहीं दित दुकान गेटस सह दुकान अमिच प्रॉब्लम सही बना गाड़ चान बना साइकिल चान अगर कह पेशाब करान शाम बना घर नीर क्या बना नीर सख्ती करो तुतो थोद अत गौर फिक्र करान कहें गो हल मुश्किल तो बे क्या। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद है। हम लोग यहाँ शॉपकीपर्स है। एक्चुअली ये प्लान के तहत इन्होंने सरकार ने रोड वाइडनिंग की थी, तकरीबन 12 साल से ये पेंडिंग है। हमारा यहाँ पे रोजगार चलता है। या आप दुकानों की हालत देखिए, दुकानों की हालत देखिए आप, और रोड की हालत। यहाँ पे कोई भी कस्टमर एंटर नहीं कर पाता शॉप में, और ये टूरिस्ट हब है। यहाँ पे टूरिस्ट को आने में दिक्कत होती है। जरा सी बारिश आती है और ये पानी से भर जाता है, एकदम पूरा मडी एरिया बनता है। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक मोतबाना गुजारिश है कि प्लीज एक कोई टीम यहाँ विजिट कराए, ये हमारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन निकाले। हम लोग दुकानें बेचने पे आ रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं हम लास्ट 15 साल से, कोई भी यहाँ तवज्जो नहीं दी जाती है।
हम दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारी कंडीशन को समझिए, हमारी प्रॉब्लम्स को समझिए। आप आके कोई टीम यहाँ विजिट कराइए, फिर देखिए ये आप देख सकते हैं इतनी दुकानें बेकार बैठी है। सुबह से शाम तक खाली बिजली जला के हम लोग इलेक्ट्रिक बिल पे करते हैं, मगर सुबह से शाम तक कोई भी एक बंदा एंटर नहीं। समाज में जो नौजवान एक तरफ उस वक्त नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे तालीम याफ्ता नौजवान भी हैं जो अपनी मेहनत और लगन से अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं। जिला अनंतनाग के नौगाम शांगस के रहने वाले पीरजादा मोहम्मद आफान नामी 8वीं जमात के तालिब इल्म ने कम उम्र में ही एक किताब लिखी है जो कि एक हादसे पर मजमूम की गई है। वाज़ेह रहे, मोहम्मद अफान ने सिर्फ 20 दिनों में एक किताब मुकम्मल कर ली है। अफान का कहना है कि जब इंसान में कुछ करने की चाह होती है तो वो कोई भी मंजिल पार कर सकता है। इसलिए मेरे उन तमाम बच्चों से, लड़कों से अपील है कि वो अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा किराम का एहतराम करें और दुनिया और आखिरत की भलाई हासिल कर सके। Thank you for having me. My name is Mohammad Afan, hailing from Shangas Naugam, Anantnag. I study in class 8 and St. Peter's International Academy. To talk about my book is a tragedy. The setting of the story is set up in Denmark and the story comprises around 20,000 words. The role model is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. After the Prophet, there are some writers which I would like to mention is William Shakespeare. I am quite inspired by him. Except that, another writer is Charles Dickens. He's a quite great writer. And besides that, everyone who is contributing to the society to some extent is my role model. पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन रहा है और स्कूल में भी बहुत ज़्यादा टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा। द मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू आवर यूथ इज दैट हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है और हर कोई एक किसी ना किसी स्पेसिफिक टैलेंट के साथ पैदा होता है। एवरीवन इज बोर्न विद अ स्पेसिफिक टैलेंट। Now the point is that a person should recognize it and should work hard on it. Besides that, there are very many vices present in our society. Like आज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स जैसी वाइसेस में मुतवल हो रहे हैं और उसके अलावा भी मोबाइल फ़ोन और कंजप्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ ऑल्सो अ बिग वाइस दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी. इट्स बेसिकली कॉमन इन आवर यंगस्टर्स and they are facing they're using most of their time and most of their effort in consuming mobile phone. Rather they should work on their talents and should focus on them and should focus on it. That will benefit them and this. अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से मुनक्कद नौखवत T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ है। टूर्नामेंट का फाइनल जारीगुंड अवंतीपुरा में खेला गया है। फाइनल खाड़ी खुल और मंतकी स्पोर्ट्स की टीमों के माबेन खेला गया है, जिसमें मंतकी स्पोर्ट्स ने 7 विकेटों से जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल का यह मुकाबला देखने के लिए खेल शायकीन की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि डीआईजी जनूबी कश्मीर इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल हुई। आखिर पर इनामी तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई की गई है। इस मौके पर SSP अवंतीपुरा एजाज जरगर, SDPO मुमताज भट्टी, SHO अवंतीपुरा के अलावा कई अहम शख्सियात भी मौजूद थी। जनरल आवाम के लिए कि ये J&K पुलिस का एक यूथ एंगेजमेंट का प्रोग्राम है। हमारा सोसाइटी के तय कुछ रोल है, उस रोल को निभाने के लिए हमारी ये कोशिश है ताकि यहाँ का यूथ जो है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और बाकी जो खराफात हैं सोसाइटी में, सोशल इवेंट्स हैं, उनसे दूर रहे। तो उसी की एक कड़ी है। जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है उसमें सपोर्ट्स इवेंट्स कराने के अलावा जो काफ़ी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स भी उसमें ऐड हो सकते हैं, तो उसी के तहत हम इसको ग्राउंड को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। उसमें डीआईजी सर की भी इंस्ट्रक्शंस आज मिली है हमें, तो इसको हम आगे आने वाले मुस्तकबिल में। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।